मैं नीतू साहू आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल सीटेट अड्डा पर स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 6 की सिविक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। ये हमारा NCERT का बुक है जो हम सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में देखते हैं कि NCERT को प्रिफेयर किया जाता है। तो हमने आज NCERT का फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का रखा है जो आपको KVS, NVS, CTET और सभी राज्यों के जो टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए इसी के साथ हम अपना आज का जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा जो आज का चैप्टर है उसका नाम है विविधता की समझ। विविधता मतलब जैसे कि इंडिया जो है एक विविधता से भरा हुआ देश है। इसमें फर्स्ट में ही कुछ पिक्चर बनाए गए हैं बच्चों के द्वारा, उनको दिखाया गया है। इन पिक्चर से हम भारत की विविधता को समझ सकते हैं कि एक बच्चा जो होता है उसके मन में भी अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ और विभिन्नताएं चलती रहती हैं। किस प्रकार से? जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अलग अलग बच्चों ने अलग अलग पिक्चर बनाए हैं, यानी कि चित्र बनाए हैं। एक बच्चा है जो एक लड़की बनाता है जो ब्लू ड्रेस में है, जिसकी आंखें थोड़ी छोटी और बाल लंबे हैं। वहीं दूसरा बच्चा जो है जब चित्र बनाता है तो उसने देखिए बच्चों के जो है स्वरूप को अलग ही रूप में प्रदर्शित किया है। जैसे कि ये बच्ची जो है वो रंग बिरंगे डिज़ाइन वाले कपड़े पहनती है और इसने अपने बालों में 2 चोटी बनाए रखा है और इसकी आंखें जो है छोटी छोटी है। इसी प्रकार से ये बगल का जो चित्र है उसमें क्या है, उसमें भी इस बच्चे की होंठ अलग है, इसके कपड़े अलग कलर के हैं, ऊपर के अलग और नीचे के अलग। इसकी आंखें जो है वो भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। तो ये छोटे बच्चों की बुक है, लेकिन हम जो भावी शिक्षक हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। क्योंकि हम ये इन्हीं बच्चों को पढ़ाने जा रहे होते हैं तो इनकी समझ के साथ अपने समझ को मिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसमें ये चित्र इसीलिए दर्शाया गया है कि इसके बाद इसमें बच्चों के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि बच्चों को लिखने के लिए कुछ सवाल दिए गए हैं कि आप इसमें किस तरह से अंतर देखते हैं। तो बच्चे लिखेंगे कि इसमें आंखें अलग हैं, कपड़े किसी के अलग हैं, किसी की 2 चोटी है तो किसी के बाल लंबे हैं। इसी प्रकार से किसी का बाल का रंग जो है भूरा है तो किसी का काला है। तो ये सारी चीज़ें सिविक्स में देखने को क्यों मिलती हैं? इसीलिए क्योंकि हमें शुरू से ही विविधता का पहचान कराया जा रहा है। इस चैप्टर में जो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, जो सीटेट की व्यू से होंगी, वो मैं आपको बताती चलूँगी। हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि 1-2 लड़के रहते हैं। ये जो पूरा इंसिडेंट है जिसमें आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं जिसमें एक लड़का साइकिल पर है और दूसरा लड़का जो है वो पैदल है, जो दूसरे लड़के को अखबार दे रहा है। वो अखबार देता है। इन दोनों लड़कों का नाम समीर है और इनमें आपस में जो है क्रॉसिंग पर ही बातचीत होती है और जान पहचान बढ़ती है और इन्हें पता चलता है कि एक दूसरे का नाम सेम है। और एक लड़का जो रहता है जो रेड कलर का शर्ट पहने हुए है, जो अखबार बेचता है, वो मेरठ से रहता है और ये जो येलो कलर का टी शर्ट पहना हुआ बच्चा है वो भी समीर है और वो एक अलग धर्म से ताल्लुक़ रखता है। वो हिंदू धर्म से बिलोंग करता है। तो इसमें होता ये है
कि कुछ सांप्रदायिक दंगे स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी बात को लेकर ये कहानी दी गई है और इसमें बताया जाता है कि किस तरह से हम में भी विभिन्नता है, एक दूसरे से हम किस प्रकार भिन्न हैं। एक बच्चा जो है वो साइकिल पर रोज़ डेली पढ़ने के लिए जाता है और दूसरा बच्चा समीर जो है वो डेली अखबार बेचता है, परंतु उसको जो है पढ़ाई का कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो ये सारी कन्वर्सेशन जो है उन दोनों के बीच हुई है, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई है। मैंने ये कहानी आप लोगों को इसीलिए बताई क्योंकि सीटेट में कई बार देखा गया है कि कई बार जो इंसिडेंट दिया रहता है सिविक्स में, हम ज़्यादा इंसिडेंट ही पढ़ेंगे, यानी कुछ घटनाएं दिए होंगे जिन पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपको सीटेट में पूछा जाएगा कि समीर जो है, समीर पहला और समीर दूसरा, उन दोनों में क्या विभिन्नताएं थी। तो एक क्या था, पढ़ा लिखा था, और दूसरा क्या था, दूसरा जो अखबार बेचता था लेकिन उसकी जो है पढ़ाई नहीं हो पाई थी। और एक जो है मुस्लिम था, दूसरा हिंदू था, यानी उनमें जाति धर्म का भी जो है अंतर था। बहुत सारे इंसिडेंट हम सिविक्स में पढ़ेंगे तो हम सिविक्स में देखेंगे कि जितने सारी हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादातर घटनाओं के माध्यम से प्रोवाइड किया गया है। तो इसीलिए मैं इन घटनाओं को आपके साथ शेयर करती चलूँगी। और इसमें बताया गया है कि किस तरह से समीर 1 और 2 जो है उनकी परिस्थितियों के बारे में, असमानता के बारे में, जो एक अमीर है और एक गरीब है, किस तरह से दोनों में धार्मिक पृष्ठभूमि अलग है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो है वो भी अलग है। इस प्रकार दोनों जाति की व्यवस्था में एक दूसरे से अलग है। इसमें पूछा गया है, जो बॉक्स में क्वेश्चन है, समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? क्योंकि उसका पारिवारिक जो है बैकग्राउंड वो गरीबी में बीता था। क्योंकि उसने बताया है इस कहानी में कि जब वह छोटा सा बच्चा था तभी उसने जो है ये पेपर बांटने का जो प्रोफेशन है उसे स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि जो समीर 2 है, यानी जो अखबार बेचने वाला लड़का है, उसका जो है पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, उसकी आर्थिक हालत जो है बहुत अच्छा नहीं है। वो स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ नहीं जा पाते? तो यहाँ पर हमें विविधता, जैसे कि हमने फर्स्ट में ही चैप्टर का नाम पढ़ा था, विविधता की समझ। विविधता की समझ जो हमने पढ़ा था, तो हमारे दिमाग में विविधता को लेकर इसके पहले अगर हम सोचते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में विविधता यानी कि धर्म, जाति, खान पान, इन सब चीज़ों को दर्शाया जाता है। और हम विविधता वाले चैप्टर में रंग बिरंगी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें कहीं पर गरबा करते हुए दिखाया जाता है तो कहीं पर हमें दुर्गा पूजा का महोत्सव दिखाया जाता है। लेकिन ये जो सिविक्स का क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर है, इसमें सभी पक्षों को उजागर किया गया है जो हम अपने आसपास देखते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर आप एक कुम्हार जाति में पैदा होते तो आपकी जो जाति होती वो कुम्हार ही बनकर रह जाती, लेकिन आपका जो पेशा है वो बदल सकता है। किसके द्वारा? पढ़ाई लिखाई के द्वारा। पहले वर्ण व्यवस्था थी भारत में और अन्य जगहों पर भी, जिससे कि होता ये था कि हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि होता ये था कि जो क्षत्रिय है वो देश की रक्षा ही करेगा, जो राजा है वो राज करेगा, जो शूद्र है वो सबकी सेवा करेगा, और जो वैश्य है वो व्यापार वाणिज्य आदि करेगा। लेकिन अभी हम 21st सेंचुरी में ये चीज़ें बदल चुकी हैं और हम बदल रहे हैं। इन्हीं चीज़ों का यहाँ पर ऐड किया गया है।
विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है। अभी हमने देखा कि समीर 1 और समीर 2 जो है वो अपने अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो इसमें इसी कहानी को बेस बनाकर आगे बताया गया है कि जैसे समीर 1 और समीर 2 है, वो ठीक आपके पास भी वैसे ही दोस्त होंगे जिनके घर में अलग अलग तरह से खाना खाया जाता होगा, अलग अलग कपड़े पहने जाते होंगे और अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती होगी। तो इन सब को सोचने के लिए हमें मजबूर किया गया है कि हम अपने ही परिवेश में, अपने ही दोस्तों के आसपास किस तरह से विविधता देख पाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि कोई बच्चा है वो क्या करता है, भूत पिशाचों की कहानियाँ सुनना पसंद करता है। कोई है जो काल्पनिक कहानियाँ सुनना पसंद करता है। यानी हमारी सोच जो है उसमें भी विविधता को दर्शाया गया है। कोई बच्चा है तो वो कहानी केवल पढ़ना पसंद करता है और कोई जो है वो कहानी लिखना भी पसंद करता है। इन सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से भारत में अन्य विविधताओं को दर्शाया गया है इस चैप्टर में। तो आगे हम देखते हैं कि प्रार्थना करने के तरीकों को इसमें बताया गया है कि कोई प्रार्थना करता है और कोई इबादत करता है और कोई भक्ति गीत गाना पसंद करता है। किसी के कल्चर में शादी को माना जाता है, जैसे कि हम हिंदू धर्म के हैं तो हम ज़्यादातर शादी समारोह का आयोजन करते हैं शादी के लिए, और कोई जो धर्म होता है जिसमें अदालत में रजिस्ट्री यानी कि दस्तखत करना जरूरी होता है। और विविध प्रकार के जो कपड़े हैं, जैसे कि हम आसाम की बात करें तो वहाँ पर पट, मूंगा, मेखला, चादर पहना जाता है जब वहाँ पर बिहू मनाया जाता है या फिर कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है। उसी तरह से मणिपुर में औरतों का जो है अलग ही पहनावा होता है जिसे फ्नेक कहते हैं। उसी प्रकार अभिवादन करने का भी तरीका सबका अलग अलग होता है। जैसे कि हम ये पढ़ते हैं ईवीएस में कि जब हम लद्दाख की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर लोग स्वागत के लिए जुले जुले शब्द का प्रयोग करते हैं। जुले जुले यानी स्वागत है। उसी तरह से झारखंड के आदिवासी एक दूसरे को क्या कहते हैं, जोहार कहकर अपना अभिवादन करते हैं। कहीं कहीं पर केवल चावल पकाया जाता है और कहीं कहीं पर मीट में सब्जी डालकर बिरयानी पकाई जाती है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नीचे हमारे लिए कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है। वो ये है कि इसमें बताया गया है कि करीब 200 वर्ष पहले जो रेलगाड़ियाँ थी, हवाई जहाज़ थे, ये हमारे जीवन में नहीं थे। इस समय क्या होता था, लोग ऊँट, घोड़े, इन सभी चीज़ों पर बैठकर या फिर पैदल भी चलकर अपनी यात्रा को पूरा करते थे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम सिविक्स का बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें हमें अभी तक ऐसी कोई बातें नज़र नहीं आ रही है कि ऐसा हमको लगे सिविक्स पढ़ रहे हैं हम इस तरह से। यानी कि हम सिविक्स में राजनीति की बात करते हैं, लेकिन इसमें हमारे आसपास के परिवेश से ही हमारा राजनीतिक जो है बेस बनता है, इसे दर्शाया गया है। क्योंकि क्लास 6 जो है वहाँ पर हमारा सिविक्स प्रारंभ होता है, यानी कि राजनीति शास्त्र जो है वो हम क्लास 6 में ही पढ़ना प्रारंभ करते हैं एनसीईआरटी की किताबों से। और इसीलिए आप ये ना समझें कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेकार हैं, क्योंकि अगर कई बार हम देखते हैं कि पेपर 2 के लिए जो अप्लाई करते हैं उनके सामने ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनका आंसर
देने के वक्त उन्हें बस तुक्का मारना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी जो है वो पूरी तरह से रीड नहीं की होती है। क्योंकि आपका जो सीटेट का पेपर होता है वो पूरी तरह से एनसीईआरटी के किताबों पर बेस्ड होता है और इसकी एक एक लाइनें इम्पोर्टेंट होती हैं सीटेट के लिए। मैं आपको आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगी जिसमें बहुत सारे जो बैकग्राउंड यहाँ के जो घटनाएं हैं उन घटनाओं के बेस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसीलिए आप सभी चीज़ों को गौर करते चलें और अपनी नोटबुक पर नोट करते चलें। अक्सर यात्राएं क्या होती थी, खेती और बचने के लिए नई जमीन की तलाश, व्यापार, ये सब सारी चीज़ें पहले की जाती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। और क्या होता था, कभी अकाल पड़ जाता था तो लोग भूखे भी मर जाते थे। इन सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है कि कुछ समय युद्ध भी होते थे, कुछ लोग युद्ध में घर भी छोड़ देते थे। जैसे कि अभी दंगे होते हैं तो दंगों में बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो जाता है। हमारा जो है समाज परिवर्तित हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो इसमें जो है युद्ध अभी खत्म हो चुके हैं, लेकिन सांप्रदायिक दंगे अभी भी जीवित हैं। इसी तरह से इसमें बताया गया है कि जिस तरह से पहाड़ी इलाकों के लोगों में और मैदानी इलाकों के लोगों के रहन सहन में बहुत अंतर होता है। उदाहरण के लिए जब हमें समुद्र के पास रहना होगा या फिर पहाड़ी इलाकों में रहना है तो उसमें बहुत फर्क है, न केवल किसमें, खान पान में, बल्कि आदतों में भी बहुत अंतर होता है। तो इसीलिए हम राजनीति शास्त्र का अध्ययन भी करते हैं, जो आपका पेडागोगी सेक्शन का क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या होता है, हम एक दूसरे की विभिन्नताओं को जान पाते हैं, इसीलिए हम सिविक्स का अध्ययन करते हैं और इससे हम दूसरों का सम्मान करना सीखते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो कश्मीर में रहता है और वो वहाँ पर नॉन वेज खाता है, यानी मांस मछली, यानी कि शाकाहारी भोजन के अलावे भोजन करता है। लेकिन अन्य कोई व्यक्ति जो अन्य जगह पर रहता है, जैसे कि हम भारत के मध्य भागों में बोल सकते हैं, वहाँ का जो आदमी है उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ का जो तापमान है वहाँ के तापमान से बहुत अंतर रहता है। कश्मीर के जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो अत्यधिक गर्म होते हैं। वहाँ पर सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाई जाती है, क्योंकि उसकी तासीर क्या होती है, गर्म होती है, जो वहाँ के लोगों के हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। इसी तरह से हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि इसमें लद्दाख का एक छोटा सा एरिया दिखाया गया है और आप यहाँ पर एक एडिशनल नॉलेज ऐड करेंगे अपनी नोटबुक पर कि लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तो ये लद्दाख कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा हुआ रेगिस्तान है, यानी कि लद्दाख क्या है, एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। और लद्दाख जो है वो कैसा रेगिस्तान है? लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इस क्षेत्र में क्या होते हैं, बहुत कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में बर्फ पिघलने पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर बताया गया है, इस चीज़ को हम ईवीएस में भी पढ़ेंगे जब हम पेपर 2 की पढ़ाई करेंगे। यहाँ के लोग एक खास किस्म की जो है भेड़ पालते हैं, उससे पश्मीना शॉल बनती है जो बहुत ही महंगी होती है। ये शॉल को बनने में 210 घंटे लगते हैं और इस लद्दाख के लोग बड़े ही सावधानी से इस पश्मीना ऊन को जो है इकट्ठा करके और अपने हाथों से देखेंगे आप किस तरह से यहाँ पे महिलाएं शॉल बुन रही हैं।
इस शॉल को मशीन में बुन पाना संभव नहीं होता है, इसीलिए इसे हाथ में बिनाया जाता है, क्योंकि इसके जो रेशे हैं वो बहुत अत्यधिक पतले होते हैं। हमारा एक बाल जो है पश्मीना ऊन के 6 रेशों के बराबर होता है, इसीलिए इसे बहुत सावधानी से बिना जाता है और ये बहुत महंगा होता है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह से छेना एवं मांस मछली खाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये एरिया जो है जम्मू कश्मीर या लेह लद्दाख का जो एरिया है वो एरिया अत्यधिक ठंड का एरिया है। हर एक परिवार के पास जो है कुछ गाय, बकरी और याक वगैरह रहते हैं। ये क्या करते हैं, इन्हें पशुधन के रूप में उपयोग करते हैं। रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए हैं। इसमें बताया गया है कि किस तरह से लद्दाख जो है वो एक मुख्य व्यापारी मार्ग बन चुका है। लद्दाख व्यापार के लिए अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि इसमें क्या है, घाटी है और कई घाटियाँ जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के लोग भारत पर पहुंच पाए थे, जिसे आज हम तिब्बत कहते हैं। और ये काफिला जो है भारत में किस वजह से आकर्षित हुआ था? ये आकर्षित हुआ था मसालों के लिए, कच्चे रेशम के लिए और दरियों के लिए। जैसे कि हम देखेंगे कि हम भारत के ऊपर वाले हिस्से पे जाते हैं तो वो एरिया जो है वो ठंडा एरिया होता है, तो वहाँ के लोगों को हमारे यहाँ के रेशम के कपड़े, सूत के कपड़े जो हैं बहुत अट्रैक्ट करते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म जो है तिब्बत पहुँचा। ये यहाँ पर एक नोटेबल थिंग है कि लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म जो है भारत में पहुँचा था। और मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, और वो किस तरह से हुआ हम नीचे पढ़ेंगे। और उसके पहले यहाँ पर क्या होता था, यहाँ अच्छी खासी मुसलमानों की संख्या है, और लद्दाख में गाने, कविताएं जो है बहुत मौखिक संग्रह में यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पर और एक मुख्य बात यह है कि केसर सागा जो है वो एक ग्रंथ है। वो क्या है, तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा, लेकिन तिब्बत जैसे कि हमने पढ़ा कि ये लद्दाख से सटा हुआ क्षेत्र है, इसीलिए ये तिब्बत ग्रंथ केसर सागा जो है वो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट करेंगे। और बौद्ध धर्म के लोग जो हैं वो इस केसर सागा पर नाटक खेलते हैं और इसको गाते भी हैं। ये एक केसर सागा जो है वो एक बौद्ध ग्रंथ है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि केरल जो है भारत का दक्षिण पश्चिम कोने में का बसा हुआ राज्य है। हम अगर इंडिया का मैप देखते हैं तो केरल जो है वो नीचे पर बसा हुआ है, और केरल के साथ जो है लद्दाख का बहुत पुराना रिश्ता है। वो किस तरह से हुआ, इसको इस पर दर्शाया गया है। केरल जो है वो लौंग, इलायची और काली मिर्च आदि मसालों के लिए व्यापारियों के समक्ष जो है एक आकर्षण का केंद्र है। सबसे पहले अरबी और यहूदी जो है व्यापारी केरल आए थे, और ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जो दूत हैं संत थॉमस, उन्होंने ही केरल में जो है सबसे पहले ईसाई धर्म को लाया था, लगभग 2000 साल पहले। इसीलिए संत थॉमस को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय जाता है। और सबसे पहले ईसाई धर्म कहाँ पर आया, केरल में, संत थॉमस के द्वारा 2000 वर्ष पूर्व। इसके बाद इसने बताया कि इब्न बतूता जो है जो एक 700 साल पहले आया था यहाँ पर, जो एक लेखक था, और यात्रा वृत्तांत में उसने लिखा है कि मुसलमान के जीवन पर किस तरह से उन्होंने यहाँ पर देखा केरल में।
मुसलमान समुदाय की यहाँ पर जो है बहुत इज्जत थी। और आज भी हम देखते हैं कि केरल में जो है मुसलमान और ईसाइयों की बहुलता होती है। और यहाँ पर बताया गया है कि वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने जो है वो यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना था। इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के जो है लोग सभी विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जैसे कि यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, इन सारे धर्मों का यहाँ पर, यानी कि केरल जो है वो व्यापारी यहाँ पर आए और उन्होंने अपना धर्म जो है इन्हें विरासत के रूप में देकर चले गए। इसीलिए केरल में विविध धर्म के लोग जो है रहते हैं। और केरल में जो है चीनी जालों का प्रयोग किया जाता है। चीनी जालों के यानी चीन में जो जाल प्रयोग किए जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, वही हूबहू यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जिन्हें चीन वाला कहा जाता है। और तलने के लिए जो लोग बर्तन का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को तलने के लिए, उसे चीना चट्टी कहा जाता है, जो एक चीन भाषा है। तो इसमें आगे बताया गया है कि किस तरह से चीन और केरल का संपर्क जो है हुआ, जबकि ये एक दूसरे से बहुत ही दूर हैं। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ के अधिकतर लोग जो है मछली, सब्जी और चावल खाते हैं, जो केरल के लोग हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि केरल का एक प्रमुख त्यौहार है ओणम, जिसमें बड़े बड़े जो नाव हैं इनका रेस किया जाता है वहाँ पर। और इसी नाव प्रतियोगिता की जो एक दृश्य है इसमें दिया गया है। और सीटेट के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ओणम कहाँ का त्यौहार है। तो ओणम जो है वो केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि केरल और लद्दाख किस तरह से भौगोलिक यानी जियोग्राफिकली हम कह सकते हैं, टेम्परेचर की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से, सभी तरह से किस तरह से लद्दाख और केरल एक दूसरे से अलग हैं। पर इतिहास में यहाँ पर सांस्कृतिक जो है इनकी समानताएं पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम देखेंगे कि किस तरह से केरल और लद्दाख का जो है रिश्ता गहरा हुआ है। इसमें बताया गया है कि जो सांस्कृतिक प्रभाव हुआ वो किस तरह से भारत के इन दोनों जगहों को जोड़कर चला गया। विविधता में एकता, धर्म, भाषा, क्षेत्र और महिला पुरुषों की जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, ये सारी स्वतंत्रता संग्राम जो है, इन सभी चीज़ों ने जो है हमारे परिवेश को कभी कभी जोड़ा और कभी कभी फूट भी डाला, क्योंकि हमारे यहाँ पर विभिन्नताएं विद्यमान रहती हैं। मगर अंग्रेज के खिलाफ जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस लड़ाई में सब एकजुट होकर सबने लड़ा। और यहाँ पर दृश्य दिया गया है स्वतंत्रता के पश्चात, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे लाल किले से जो है भाषण दिया था। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ निकल कर आता है कि अनेकता में एकता का विचार सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो राष्ट्रगान रचित है उसमें क्या होता है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जो एकता की अभिव्यक्ति की गई है। जिस एक लाइन है उसमें जिसमें कहा गया है कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, उत्कल जल धितरंगा, ये सारे जो लाइंस हैं उसमें भारत के कई क्षेत्रों को इन्वॉल्व किया गया है। हम आगे देखते हैं तो हमारा चैप्टर जो है यहीं पर ख़त्म हो चुका है। और हम लद्दाख और केरल की जो बात हमने की है
और उसके रास्ते जो चीन की बात की है, तो मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि ये रूट जो है रेशम मार्ग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, और इसी रेशम मार्ग के कारण व्यापारी जो है लद्दाख से होते हुए भारत, तिब्बत, इन सारे इलाकों में, केरल, इन सारे इलाकों को आए और अपनी संस्कृति और अपना धर्म अलग अलग जगह पर देकर चले गए। तो आज इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा चैप्टर जो है काफ़ी लॉन्ग चला, लेकिन ये चैप्टर अगर हम इसका कुछ पोर्शन अगर कट करते हैं तो हमें ये आगे चलकर दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को ऐड किया। आशा करती हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाए हो। मैं अगले क्लास में आपके साथ फिर जुड़ूंगी, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।